जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट बेसिकली पार्ट थर्ड और आर्टिकल 12 to 35 से डील करता है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब आर्टिकल 12 से 35 में दिया हुआ है और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। ठीक है, और ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड है ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ करने वाला जो कंट्री है दैट इज़ ब्रिटेन। यस, मैग्ना कार्टा द वर्ड कम्स फ्रॉम फ्रेंच, बट Britain was the one first country who used this term Magna Carta first. ऑलराइट, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है इसका कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और ये ना ही हमसे कोई पब्लिक और ना ही गवर्नमेंट, ना पब्लिक गवर्नमेंट, दोनों में से किसी के पास भी राइट नहीं है कि वो हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन ले। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली द नेचुरल राइट्स विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अगर हमारे पास ना हो ना तो हमारी ज़िंदगी किसी जेल से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक आवर लाइफ ईजियर एंड हैप्पी। सो फंडामेंटल राइट हैव अ वेरी importance in constitution as well as in the life of citizen of India. So let's discuss it. Also there are some points which I would like to clarify कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कभी कोई प्रेसिडेंट है उसको राइट दिया हुआ है कि वो उसको सस्पेंड कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि सस्पेंड प्रेसिडेंट कर सकता है उसको फॉर टेम्प्रेरी टाइम पीरियड। वेरएज पार्लियामेंट जो है उस पर फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जब कोई इमरजेंसी हो या कभी कोई एक इंसान दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा हो, इम्पैक्ट डाल रहा है उस पर, तब पार्लियामेंट जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है परमानेंटली। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट अब हमारे फंडामेंटल राइट जो कि हमारे नेचुरल राइट भी कहते हैं मुझसे, अगर वो ले लेगी तो कुछ तो ऐसे प्रोविजंस ज़रूर बनाए गए होंगे कि हम उसके खिलाफ भी कुछ करें अपने बचाव में। तो यस, बिल्कुल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो हमारे आसपास जो भी हाई कोर्ट होगा हम वहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट जो है हमसे हमारे फंडामेंटल राइट छीन रही है, विच इट कांट। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्फोर्सिबल डिबेटेबल का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 में बेसिकली डेफिनेशन दिया हुआ है फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि स्टेट हेयर डजंट मीन वो यूपी बिहार वाला या पंजाब गुजरात, नहीं। In constitution the state has been used to denote country like India। ठीक है, स्टेट जो है हमारा संविधान यूज़ करता है एक पर्टिकुलर देश के लिए, कंट्री के लिए, ना कि यूपी बिहार वाले राज्य, नहीं। तो इसमें जो स्टेट में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब जैसे फंडामेंटल राइट है, हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी का कुछ भी करें, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट इसे तो सरकार छीन नहीं सकती, लीगल राइट्स को वो छीन सकती है क्योंकि वो गवर्नमेंट बनाती है, जो कानूनी अधिकार होते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम फंडामेंटल राइट में कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कुछ सख्ती भी रखना पड़ता है, कुछ कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट, ताकि हम सोशल लेवल पे बैलेंस करके कंट्री को चला सके। तो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हर इंसान को रिक्वायरमेंट है। तो यस, सरकार जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे थोड़े से दबाव बनाती है, इम्पोज करती है अपने रिस्ट्रिक्शन, सो दैट सोशल वेलफेयर किया जा सकता है, सबको अपने हक का मिल सके। क्योंकि फंडामेंटल राइट वही तो है कि बिना किसी के, ऐसा नहीं है कि एक पूरा इन्जॉय कर रहा है एक दूसरा नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। दोनों अगर इक्वली इन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट फंडामेंटल राइट मीन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो रूल्स बनाता है कि ऐसे कोई भी बिजली चोरी नहीं कर सकता। ऐसे हम देखते हैं कि लोग किसी के घर से तार लगा लेते हैं, कहीं नई जगह से लगा लेते हैं, तो वो वहाँ पे वो ध्यान दिया जाता है कि ऐसा ना करे। ठीक है, और ओएनजीसी के पास भी अथॉरिटी है, क्या सख्ती बन कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भी ये पावर है, किस चीज़ की, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है हम उसको सही तरीके से यूज़ करें। ये नहीं कि सही तरीके से यूज़ करने के बदले हम दूसरे को परेशान करें, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल 12 था जो कवर अप करता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो फंडामेंटल राइट
उसमें एक हम एग्जांपल ले सकते हैं 3 तलाक का। तो जब हमारी गवर्नमेंट को, जब कॉन्स्टिट्यूशन को या सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है कि भाई नहीं, जैसे 3 तलाक, उसमें क्या हो रहा था, सफ़र तो सिर्फ एक वाइफ ही हो रही थी ना, हस्बैंड तो अपना पूरा डोमिनेंस दिखा रहा था, तो वो तो अपना फंडामेंटल राइट यूज़ कर रहा था। पर क्या वाइफ कर रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपना फंडामेंटल राइट यूज़ नहीं कर रही थी और वो अपना ओवर डोमिनेंस दिखा। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक ख़त्म किया ना। तो यही है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुना सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, अगर वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है तो। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 13। तो इसमें बेसिकली डेरोगेशन एंड इनकन्सिस्टेंट की बात बोली गई। डेरोगेशन का मतलब ये है, इस मान लीजिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे पहले का जो रूल बना है और उसके बाद का जो रूल बनाया हुआ है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट के लिए गलत है तो सरकार जो है उसको हटा सकती है। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट से वो सही तरीके से डील करता है तो कोई भी जो रूल्स बने उसको नहीं हटा सकता, ठीक है। तो जो वही कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो रूल्स बनाए, जैसे 1860 में जो आईपीसी के रूल बने, तो आज तक चलते हैं, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे कंट्री में, उन्होंने नहीं बनाए थे, तो आज भी वो चीज़ लागू है ना। तो क्या था, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, हमारे लोगों की सोशल वेलफेयर कर रहा है, तो वो अभी चल रहा है ना। तो जो चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं करेगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, वो रहेगी। और वही यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी जो चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं करेगी वो रूल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे, जैसे इंडिया में सेक्युलर कंट्री है, इंडिया पे डिफरेंट रिलीजन है, तो हर रिलीजन में अपना कुछ पर्सनल लॉ होता है जिसके थ्रू वो रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो जैसे हिंदू कल्चर का अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम कल्चर का अपना है। तो जो हिंदू लोग हैं, जैसे उनका हिंदू मैरिज एक्ट किया जाता है, मुस्लिम लोग हैं उनका मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पे शरिया लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को बैन किया था टू सेव द राइट ऑफ दैट वाइफ, ऑफ एवरी वाइफ हु गेट द डोमिनेंस ऑफ देयर हस्बैंड एंड डोंट यूज़ देयर फंडामेंटल राइट एज इट शुड बी यूज बाय देम। तो यहाँ पे ये था आर्टिकल 14 जो है, इसमें बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि हम सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन, और उसी के ऊपर आप फैसला सुनाएंगे। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारा ब्रिटेन यूज़ किया जाता है जैसे। और ये एवी डाइसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CBPSC में पूछा ही जाता है। तो एवी डाइसी ने ही इक्वालिटी बिफोर कॉन्सेप्ट को, लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये अमेरिका में यूज़ किया था। इसमें ये है कि मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा और कोई 20 साल का बच्चा है, तो उस पर आप थोड़ा डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए। कैसे कि मान लीजिए कि सिटीजन, तो जैसे मान लीजिए वो 5 साल का बच्चा और 20 साल का बच्चा है तो इंडियन सिटीजन है, लेकिन वहाँ पे अब थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करना कोई गलत चीज़ है, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट थी एक तरीके से। तो वही आर्टिकल 14 बात करता है। और जैसे मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो अगर उनको कोई सज़ा वैसे हो नहीं सकती, बिकॉज ही हैव दैट राइट गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लीजिए कि अगर कोई अगर हमारे प्रेसिडेंट मर्डर करते हैं, ठीक है, और उनको 10 साल की सज़ा होती है, तो वो अपने आर्टिकल 71 की यूज़ करके वो सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और वेयर एज गवर्नर भी सेम रोल प्ले करते हैं। तो 162 आर्टिकल के तहत गवर्नर के पास भी राइट है कि वो भी अपनी सज़ा को ख़त्म रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे, पर अब जाहिर सी बात है कि ये तो गलत था, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस पर विचार किया, थोड़ा काम करने की कोशिश की और ये फ़ैसला किया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को तब तक सज़ा नहीं होगी जब तक वो अपने पोस्ट पे हैं, पर जब वो अपने पोस्ट से हटेंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल एज द सेम पनिशमेंट दैट अ नॉर्मल सिटीजन गेट्स। तो जब तक वो पद पे हैं, अपनी पोजीशन पे, तब तक ही सेफ हैं, अदरवाइज दे विल गेट द सेम पनिशमेंट दैट अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ अ कंट्री गेट्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस कि जैसे ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मैंने बताया आपको अमेरिका से लिया गया है और इंडिया में 80% ये यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि लड़कों को और लड़कियों दोनों के केसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई शादी के लिए दोनों भाग रहे हैं, तो कोर्ट जो है मानती लड़की की है, चाहे भले वो झूठ बोले या क्योंकि यहाँ पे वही बात कही गई है ना कि थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे
सख्ती करने की ज़रूरत है वहाँ पे सख्ती करेंगे, जहाँ पे है थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं वहाँ पे किया जाएगा, तभी हम अपने देश को चला पाएंगे। तो ये वही है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में है कि थोड़ा सा औरतों को कम सज़ा है और बच्चों के लिए भी थोड़ी लीनियंसी है, वेरएज जो मेंस हैं उन पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड 20% ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ यूज्ड इन इंडिया, whereas this concept equality before law has been used by E.V. Dicey. Now Article 15. Article 15 basically covers government and public discrimination. जैसे ना ही गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है और ना ही पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लीनेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ना ही आपके धर्म के मतलब रिलीजन के बेसिस पे, अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख, तो रिलीजन के बेस पे ना गवर्नमेंट ना पब्लिक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कास्ट के बेसिस पे भी नहीं करेगा कि भाई आप मुस्लिम हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ठीक है। तो सॉरी, कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेस पे कोई नहीं करेगा, रेस के बेस पे नहीं करेगा, लीनेज के बेस पे, वंश जो होते हैं उसके बेस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि भाई कोई बिहार का, ओ बिहारी ऐसे बोलते हैं, तो उसके उस पर भी नहीं किया जा सकता है। दिस इज़ पनिशेबल। और जैसे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन। अब हम कहते हैं कि रिजर्वेशन को हम बेसिकली नेगेटिव वे में ही देखते हैं और वो नज़र भी कुछ इस तरीके से ही आता है, पर उसका अगर आप देखें ना तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिज़र्वेशन को बहुत पॉजिटिव वे में देखता है। फॉर एग्जांपल कि रिज़र्वेशन इसलिए दी, जैसे जाति के उस पे दी जाती है, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, तो इसलिए कि जो लोग पीछे रह गए उनको बराबरी पे लाने के लिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ये है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये सोच के ये बनाया है रिजर्वेशन, तो विच इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पहले के टाइम में जैसे कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन, हमेशा याद रखिए कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सती प्रथा हो गया, वेरी फेमस इन इंडिया, विच इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ थिंग टू बी हैपन राइट इन अ सोसाइटी. Now Article 16. Article 16 talk about equality of opportunity. Obviously here you can understood by the opportunity, which is a basic necessity that is required by human, is jobs. Let's discuss it. So here also caste, religion, race के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ऑल राइट। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है, क्योंकि बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया है, तो जो हमारा कुछ जगह हैं, जैसे कि अब आप इससे भी समझिए कि जैसे कुछ जगह इंडिया के, जैसे असम हो गया, उड़ीसा में जैसे एक जगह है काला हांडी, वहाँ पे तो इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है लोगों को। तो ये कुछ ऐसे बैकवर्ड्स एरिया हैं जहाँ पे रिजर्वेशन ज़रूरी है, विच प्लेज अ पॉजिटिव रोल, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन गिवन अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन स्टेटस. Article 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत सबसे ज़्यादा ये गांव के वहाँ पे होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पहले से ही मतलब लोग जो हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रूरल एरियाज़ बेसिकली आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हुआ करता था और टाउन में कम। तो इसके लिए ऑफेंस एक्ट बनाया गया 1955 में, जो कि 1989 में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, और हरिजन एक्ट जो है इसको इम्पैक्ट करता है, आर्टिकल 16 टचबिलिटी को. आर्टिकल 18 जो है वो बेसिकली एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करता है ना, व्हाट इज़ दैट. तो एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब है कि आपको मान लीजिए कि एक नेशनल अवार्ड मिला, जैसे भारत रत्न मिल गया, तो आप अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न किसी का नाम लीजिए, मान लीजिए भारत रत्न जोया खान, में अपना नाम लगा लेते हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते, मतलब वो. लेकिन वैसे वही अगर आप एजुकेशन और रैंक की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, क्योंकि वो उस इंसान का नहीं लगा रहा, वो रैंक लगा रहा है जो उसने अपनी मेहनत से अपने लिए बनाया है, ठीक है. तो ये रैंक आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे पहले के टाइम पे महाराजा, सर, नाइटहुड, रजिया सुल्तान, ऐसे चीज़ें यूज़ किया जाती थी, विच इज़ नाउ एबॉलिश्ड बिकॉज इट्स नॉट व्हाट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा अगर आप समझ पाए होंगे तो ये सारे आर्टिकल जो हैं हमारे, ये इक्वालिटी को ही फोकस कर रहे हैं. सो यस, फंडामेंटल राइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऐसे 3 तलाक का ख़त्म करना हो, या फिर अपना जैसे हरिजन एक्ट है, इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इक्वालिटी दिलाता है, इंश्योर करता है कि सबके लिए ये फंडामेंटल राइट इक्वल हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, कोई किसी का हक ना मार सके. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू. तब तक के लिए जय हिंद.